आज हम उन पुलिस केसेस की बात करेंगे जिनमें एफआईआर गलत टाइम पर दर्ज करके फैक्ट्स को बदल दिया जाता है। ऐसे केसेस में नए एडवोकेट्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि किस प्रोसिक्यूशन विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवाल पूछे जाएं ताकि सारा का सारा सच कोर्ट के सामने आ जाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले जो समय छिपाया है, उस छिपाए गए समय में पुलिस ने क्या किया था, यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड मर्डर को पुलिस बाद में नामजद मर्डर में बदल देती है। ऐसा दिखाती है जैसे पूरी कहानी शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट थी। सवाल यह है कि इस झूठ को सामने लाने के लिए कौन से विशेष सवाल पूछे जाने चाहिए जिनसे पुलिस का गलत रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आ जाए। साथ ही वे कौन से सवाल हैं जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से कभी भी नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उन सवालों का कोर्ट पर हमेशा उल्टा असर दिखाई देता है। इसलिए इस आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड एफआईआर के मामले में किस किस प्रोसिक्यूशन विटनेस के क्रॉस को कैसे कंडक्ट किया जाए, किन से क्या सवाल पूछे जाएं और क्या सवाल ना पूछे जाएं। मामले को अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम अपने ही एक केस की चर्चा करते हैं जो मर्डर का केस था। कंप्लेंट के अनुसार 20 तारीख को 11 बजे दिन में दो लड़के आते हैं, अपनी बाइक पर आते हैं। छोटे भाई राहुल से वो बातचीत करते हैं और उस बातचीत के बाद राहुल भी उनके साथ अपनी बाइक पर चला जाता है। 2:30 बजे बड़े भाई महेश को एक कॉल आता है कि राहुल की लाश गंगनेर रोड पर पड़ी हुई है। मौका पर पुलिस आती है, पंचनामा करती है। 21 तारीख को अगले दिन 21 तारीख को सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम होता है। 3 बजे लाश परिवार वालों को दी जाती है वापस और 5 बजे अंतिम संस्कार होता है। रात को 8 बजे पुलिस को एक लिखित कंप्लेंट दी जाती है जिस पर रात के 8:20 पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन एफआईआर के कॉलम 3 में पुलिस को सूचना प्राप्ति का समय 21 तारीख रात 8 बजे लिखा गया था, जिससे एफआईआर 21 तारीख को रात 8:20 पर दर्ज हो पाई। तो इसमें आरोपियों के डिफेंस काउंसिल के सामने सवाल यह था कि इस केस में आईओ का या दूसरे गवाहों का कैसे क्रॉस किया जाए ताकि प्रोसिक्यूशन की पूरी योजना कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिखी जा सके। यह दिखाया जा सके कोर्ट के सामने कि एफआईआर की जो सूचना है वह 21 तारीख को नहीं मिली थी बल्कि 20 तारीख को मिली थी और उसी 20 तारीख को सूचना मिलने के कारण पुलिस मौका पर उपस्थित थी, वहां अपनी कार्रवाई कर रही थी। पहले इस विषय पर थोड़ा सा कानून आपस में हम साझा कर लेते हैं। चौधरी भजनलाल का केस हुआ था, फिर उसके बाद में ललिता कुमारी और अभी 2026 में सादिक अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस सादिक अली वाले केस पर हमने पिछले दिनों वीडियो भी दी थी। इन सब में जितने भी ये कानून हैं, इन सब जजमेंट्स में और इनके ऊपर आधारित दूसरे असंख्य केसेस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपराध दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ कॉग्निजेबल अपराधों में पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपराध कैसा भी हो, उसमें बिना एफआईआर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन कभी किया ही नहीं जा सकता। हालांकि अभी हाल में बीएनएसएस ने कुछ छोटे अपराधों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई है जिसमें 2 सप्ताह की इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वास्तव में कोई अपराध हुआ था कॉग्निजेबल नेचर का या नहीं हुआ था। लेकिन इस इंक्वायरी में भी इंक्वायरी होने के कारण कोई एविडेंस आदि कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एविडेंस लिया जाए, जब्ती की जाए, गिरफ्तारी की जाए, मेडिकल रिकॉर्ड फाइल पर लिया जाए तो एफआईआर के बाद ही किया जा सकेगा। कुछ भी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से पहले हुआ पाया गया तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यही हमारे यंग एडवोकेट्स को देखना होगा कि आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं, इस केस की एफआईआर से पहले यदि कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया है क्या, और यदि किया गया है तो उसके ऊपर
कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना होगा ताकि इस केस की एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड एफआईआर की नेचर कोर्ट की जानकारी में आ जाए। गलत टाइम पर दर्ज एफआईआर को एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड एफआईआर कहा जाता है, लेकिन क्रॉस में कभी यह नाम एंटी टाइम्ड या एंटी डेटेड एफआईआर नहीं लिया जाता। यह काम कोर्ट का है कि वह फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनकर यह लीगल निष्कर्ष निकाले कि यह एफआईआर एंटी टाइम्ड और एंटी डेटेड एफआईआर है। आपको केवल यह देखना होता है कि इस छिपाए गए टाइम में पुलिस करती क्या है। उस टाइम में पुलिस घायल की एमएलसी, मृतक का पोस्टमार्टम, आरोपी की डिटेंशन, पर्दे के पीछे की पूछताछ, यह सब करती है जिससे आरोपियों की निशानदेही हो सके। पुलिस केस को लगभग पूरा खोलकर तब जाकर एफआईआर दर्ज करती है ताकि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो भी किया जा सके बस वह खानापूर्ति बनी रहे। इसकी पहचान यह होती है कि इन केसेस में एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सरे, मेडिकल असेसमेंट रिपोर्ट, इन सब में मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया एफआईआर नंबर या तो होगा नहीं, और यदि होगा तो वह बाद में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पेन से लिखा गया होगा। इससे दो प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स में आपसी टकराव आ जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी कि पोस्टमार्टम 21 तारीख को 11 बजे हुआ, जबकि एफआईआर उसके बाद 21 तारीख को 8:20 रात को हुई होगी। आपको केवल इतना करना है कि आपसी टकराव अब तक डॉक्यूमेंट्स के भीतर लिखा हुआ था उसे बयान में कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिखवा देना है। लाश के अस्पताल लाए जाने, पोस्टमार्टम होने और फिर वापस परिजनों को सौंपने के प्रश्न आईओ और पोस्टमार्टम डॉक्टर के साथ साथ परिजनों से भी किए जाने चाहिए। आईओ से एक अतिरिक्त प्रश्न यह भी पूछना चाहिए कि जरा पढ़कर बताओ कि एफआईआर किस तारीख को कितने बजे दर्ज हुई थी और यह लाश परिजनों को सौंपने के कितने समय बाद दर्ज की गई थी। आईओ के पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे क्योंकि केस के गवाहों में आईओ फैक्ट और लॉ दोनों का गवाह होता है। तो धीरे से पूछ लीजिएगा कि एक आईओ के रूप में क्या आप यह जानते हैं कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी एफआईआर दर्ज होने से पहले इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है। और यदि जज साहब के रूप में वहां कोई डब्बू जी नहीं बैठे हैं तो आप आईओ की घिग्गी खुद देख सकते हैं कि कैसे बंधेगी। यदि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पर एफआईआर नंबर नहीं लिखा हुआ है या बाद में किसी ने बनाकर लिख दिया है तो मेडिकल एक्सपर्ट से इसका कारण पूछ सकते हैं। वह जो भी बताएगा बहुत रोचक होगा, इसलिए जब आईओ विटनेस बॉक्स में आए तो उससे पूछिए कि आपके पंचनामे में एफआईआर नंबर गैर मौजूद क्यों है, और यह भी पूछिए कि इस गैर मौजूदगी की बाबत उसका क्या कहना है। यदि वह कोर्ट में ना दे पाया तो घर जाकर वह पुलिस अधिकारी आपको बहुत गालियां देगा जो एक अच्छे वकील के लिए आभूषण के जैसी होती हैं। यह ध्यान रखिए कि इस तरह की एंटी टाइम्ड या एंटी डेटेड एफआईआर गैर कानूनी तो होती हैं लेकिन झूठी नहीं होती हैं। किसी न किसी की मृत्यु तो हुई थी, हालांकि पुलिस ने टाइम आगे पीछे कर दिया, डेट आगे पीछे कर दी। इसलिए पारिवारिक गवाहों को क्रॉस करते हुए कभी भी सीधा सजेशन मत दीजिए कि उन्होंने झूठी कंप्लेंट दी थी, बल्कि उसका टाइम वाला झूठ साबित करने के लिए उसे दूसरी घटनाओं के साथ तुलना करते हुए उसे झूठा साबित कीजिए। जब मृतक घायल अवस्था में था तो क्या 100 नंबर पर कॉल किया था, अपने घर, जानकार, दोस्त, परिचित इनको सहायता के लिए बुलाया था, क्योंकि झगड़े के साथ साथ मोबाइल से सब परिचितों को उस स्थान पर आने और सपोर्ट करने और हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है, आम बात है। तो यही बात आप उनके परिवार वालों से पूछिए। आपको क्रॉस करना है कि यदि सबको फोन कर ही रहे थे तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झगड़ा किसी दूसरे टाइम पर या दूसरी जगह पर हुआ हो। पारिवारिक गवाहों को पंचनामा और पोस्टमार्टम के प्रश्नों के साथ कन्फ्रंट कीजिए। कई बार अच्छे माहौल के क्रॉस में यह सवाल बहुत काम करता है कि तुम्हारे घर वैसे ही दुख का माहौल था लेकिन तुम्हें कंप्लेंट टाइप करवाने के काम पर लगा दिया गया। अच्छा ये बताओ किसने कहा था कि कंप्लेंट टाइप करवा के लाओ। इस सवाल पर पुलिस वालों की भी जबान सूख जाती है। आज की वीडियो की बेसिक समझ यह है
कि एंटी टाइम्ड या एंटी डेटेड एफआईआर को साबित करने के लिए गवाह के मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं होती कि यह एंटी डेटेड एफआईआर है। आपको टेबल पर बैठकर पहले यह होमवर्क तैयार कर लेना होगा कि एफआईआर के असली और नकली टाइम का जो अंतर है, उस टाइम में किस सरकारी एजेंसी ने क्या काम किया था। बस उन कामों का हिसाब किताब आपको एक अनुभवी एडवोकेट के रूप में कोर्ट की फाइल पर लिखवाते हुए अंकित करवा देना है। बतौर एडवोकेट आप केस की पहली सूचना को, जो कई बार मोबाइल कॉल के रूप में होती है, उसे, साथ ही जीडी एंट्री को, पुलिस रवाना होने के समय को, मौका पर पहुंचने को, पंचनामा, लाश की सुपुर्दगी, पोस्टमार्टम पेपर, लिखित कंप्लेंट और एफआईआर कॉलम में लिखा टाइम, इन सब को एक सीधी लाइन में रिकॉर्ड करके लिखवा दीजिए। जब कोर्ट देखेगा कि पुलिस पहले से पूरे मामले में काम कर रही थी और बाद में आई हुई लिखित कंप्लेंट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन बनाकर दिखाया गया है, तो कोर्ट को सही निष्कर्ष निकालने में और क्या चाहिए। यही क्रॉस एग्जामिनेशन की असली ताकत है और यही फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कॉलीग्स के लिए असली सीख है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।